बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है 3। असल में ये मेन स्टोरी तो यही जो आपने थंबनेल पे देख ली कि जनाब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब और कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दरमियान बहुत ही तवील मुलाकात हुई है, 2 घंटे की। ये किस सिलसिले में हुई है? और दूसरा ये है कि प्लाटों के ख़िलाफ़ एक और फ़ैसला आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वो भी और डिस्कस करना है। और तीसरा ये है कि कल भी मैंने कहा था कि ये जो इन्फ्लक्स आ रहा है पूरा अफ़गानिस्तान से, कौन लोग आ रहे हैं, ये जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में मोटेल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, इवन लाहौर की 3 यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस भी खाली करवा दिए गए। इसी तरह से पेशावर में भी और हर जगह पे होटल मोटल हॉस्टल शास्टल सब कुछ। ये क्या चक्कर है? और ये इस तरीके से मैंने बात की थी। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि नकवी साहब आपने ये किया तो हमें कोई इस स्टोरी की सही समझ नहीं आई, तो मैंने कहा कि ये चले मैं स्टोरी अब ये बता देता हूँ। कल मैंने एक वीडियो की, इससे पहले वाली वीडियो, जिसमें मैंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने वापसी का फ़ैसला किया है। जी हाँ, बिल्कुल, वो बाखबर ज़राए बता रहे हैं और जो नज़र रखने वाले लोग हैं वो मेरी इस खबर की तस्दीक भी करेंगे डेफिनेटली। जहाँ से भी ये ख़बर कोई स्टोरी बंदा पढ़ता है, फिर उसके बाद मेरी आदत है कि मैं मुतअद्दिद ज़राए से, क्योंकि स्टोरी तो वैसे ही जो बंदा वो कर लेता है ना, लेकिन कुछ मुतअद्दिद ज़राए से फिर इसको कन्फर्मेशन करनी पड़ती है। और वो ये है, कन्फर्मेशन मैंने की और आप देख सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने वापसी का फ़ैसला किया, वापसी का तो उन्होंने फ़ैसला किया ही है, और वो अब कहा जा रहा है कि फ़ौरी वापसी का फ़ैसला है। अब उसमें फ़ौरी में क्या मुराद है? 2 महीने है, 3 महीने है, महीना है, 4 महीने, जितना भी है। लेकिन उसके साथ साथ वो वहाँ भी मुतहर्रिक हो गए हैं। अब ये कल परसों तरसों देखें, उन्होंने वहाँ अपने जो उनके गैर मुल्की विंग्स हैं अपनी पार्टी के मुख्तलिफ, उनसे मुलाकातें की हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से वो यहाँ पाकिस्तान में भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वहाँ भी मुतहर्रिक हो गए हैं। उनके साथ वहाँ भी मुलाकातें हुई हैं और उनकी बहुत बड़े बड़े लोग और सहाफ़ी भी, सहाफ़ती हल्के भी और सियासी हल्के भी उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जैसे ही मेरे तक आएंगी, मैं आप तक बिल्कुल पहुँचाना आपका राइट समझूँगा इंशाअल्लाह, हमेशा की तरह। कल जो स्टोरी मैंने इस पर की कि जी ये क्या है इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में, पाकिस्तान में, ठीक है ना, पेशावर में, हर जगह ये कौन, लाहौर में कौन लोग आ रहे हैं और किस तरह के, इसमें 2 किस्म की बातें हैं भाई। पहली बात ये है कि पाकिस्तान ने ट्रांजिट वीज़ा ऑफ़र किया है। ट्रांजिट वीज़ा से मुराद ये है कोई 21 दिन का, कि जो लोग वहाँ पे फॉरेनर फंसे हैं। आपको पता है ना कि काबुल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले भी एक बहुत ख़तरनाक किस्म का धमाका हुआ, जिसमें 100 तकरीबन लोग जो है ना वो चले गए और ज़िंदगी की बाजी से मतलब हाथ धो बैठे। तो अब उसके बाद जो है ना एक दूसरे भी अटैक का ख़दशा है और बहुत सारी मुख्तलिफ़ मुल्कों की एजेंसीज कह रही हैं कि अटैक होगा और खुदा न खास्ता वहाँ पे वो हो सकता है। तो सूरत हाल वहाँ गड़बड़ है और वो दाइश ज़िम्मेदारियाँ ले रही है इस किस्म के अटैक्स की, इस किस्म के हमलों की। तो अब ये बहुत बड़ा एक मसला है और ट्रांजिट वीज़ा पाकिस्तान ने ऑफ़र किया है कि जी वो लोग जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर के कोई सहाफ़ी हैं, जो बाहर के कोई हैं वहाँ पर फॉरेनर्स, वो फौरी तौर पे पाकिस्तान आएँ 21 दिन का वीज़ा लेकर और फिर यहाँ से, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो फ़ायदा तो है डेफिनेटली, क्यों नहीं है, कि वो पाकिस्तान आएंगे तो वो जनाब वो वीज़े की फ़ीस भी देंगे। ज़ाहिर है वो तादाद थोड़ी तो नहीं है, वो हज़ारों लाखों में है। और फिर इसी तरीके से वो जनाब यहाँ पे स्टे करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से उनका इनखला होगा, ठीक हो गया ना। वो फिर हो सकता है कि वो वीज़ा फिर अगर यकदम सारों का इनखला नहीं होता तो वो वीज़ा फिर जो है ना, एक तो ये है, एक तो ये लोग हैं, लेकिन ये लोग तो कम होंगे, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो दूसरे लोग भी हैं। कुछ मेरे दोस्तों को, भाइयों को समझ नहीं आई कि नकवी साहब ये कौन से वाले लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे पाकिस्तान आ रहे हैं। भाई ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ एक यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही कोऑपरेट किया इस दौरान,
उनकी तादाद बताई जा रही है वो कोई 2-2.5 लाख के करीब लोग हैं, और वो तादाद है जो वहाँ अमेरिका उनको वहाँ साथ लेके जाना चाहता है। तो वो उस हवाले से जनाब वो यहाँ पहले पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के सैकड़ों की तादाद में होटल्स, मोटेल्स, हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस, सब कैंपसेस वगैरह पेशावर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में, तमाम बिग सिटीज़ में वो खाली करा दिए गए हैं और उनको लाया जा रहा है। ठीक है, अब जाहिर है इसमें फ़ाइनेंशियल फ़ायदा तो हमें भी होगा, और दूसरी बात यह है कि डॉलर तो हम भी बटोरेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह माफ़ करे, आप दुआ कीजिएगा खुदावंद करीम मेहरबानी फरमाए, इसके साथ साथ दहशत गर्दी का ख़दशा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और फिर इतनी बड़ी तादाद में, बस सैकड़ों की तादाद में होटलों में होना और हॉस्टल्स में होना और यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस में होना, तो वहाँ सिक्योरिटी भी तो लगानी पड़ेगी ना। और अगर वो सारी की सारी वो सिक्योरिटी वहाँ लग जाती है तो फिर डेफिनेटली और हमारे खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के इश्यूज़ ना हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी एक थ्रेट्स हैं ना इस वक्त पाकिस्तान को ना, बहुत सारे हवालों से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो वो जो सिक्योरिटी का ओवरऑल हमें एक चैलेंज है, वो ऐसा ना हो कि वहाँ पे अब मैं देख रहा था कि तकरीबन कोई 150 के करीब होटल्स तो पिंडी में खाली करवा लिए गए, और सिर्फ खाली नहीं करवाए गए बल्कि पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह जहाँ पर भी होटल खाली करा दिए गए, हॉस्टल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस हैं या जो भी है, सैकड़ों की तादाद में, अब तो वो तादाद हज़ारों में है। तो वहाँ हुकूमत ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उन तमाम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसकी वजह यह है कि कंट्रोल में इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि आने से पहले ही खुदा न खास्ता कोई चीज़ फिक्स हो जाए, वो सिक्योरिटी के उसकी वजह से। तो जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वो सिक्योरिटी पर्सनल्स इन होटल्स पे लगेंगे, इन हॉस्टल्स पे लगेंगे, इन मोटेल्स पे लगेंगे, इन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस पे लगेंगे, और कुछ बिल्डिंग्स होंगी तो वो खाली करवाई जाएंगी। तो जब हज़ारों की तादाद में यहाँ लगेंगे तो फिर बहुत सारे और भी सिक्योरिटी के इशूज़ आ सकते हैं ना। तो ये दुआ करनी चाहिए खुदावंद करीम जो है ना पाकिस्तान पर रहम फरमाए। तो बस ये हालात होते हैं, किस किस तरह के कैसे कैसे अचानक फ़ैसले होते हैं। खैर, आ जाए जनाब जस्टिस काजी फाज ईसा साहब की और कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल साहब की बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। अच्छा, उस मुलाकात का क्या तनाजुर है, आज डान ने भी उसको डिस्कस किया है, इस मुलाकात को इंतहाई तफसील के साथ। ये तकरीबन मुलाकात को 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई है। अब देखें 2 घंटे बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा लंबा तवील टाइम है, ठीक है ना। और मुलाकात के लिए ये कायम मकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई है, बताया यही जा रहा है उमर अता बदियाल साहब के। उसकी वजह यह है कि ये जो अपना आर्डर जारी किया था सबको बुलाने का चीफ अपना जस्टिस काजी फाज ईसा साहब ने और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने, और उस आर्डर को मुअत्तल कर, पहले तो हेल्ड इन अबायंस मुअत्तल कर दिया गया और फिर जो है ना उसके बाद जो है ना उस पर अमल दरामद रोक दिया गया और फिर उसके बाद उसको आर्डर को उड़ा दिया गया 5 रुकनी बेंच ने फौरी तौर पे। इससे एक ऐसी फ़ज़ा पैदा हुई थी, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब लतीफ़ अफरीदी साहब ने भी इस दौरान उस 5 रुकनी बेंच के सरबराह से सवाल किया था कि इतलात आ रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों में तकसीम है, और अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से तो बहुत बड़ा ये इंसाफ के निज़ाम में एक रुकावट है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही आपस में उनका कोई फड्डा होगा या तकसीम होगी तो फिर तो डेफिनेट। अच्छा, वहाँ पर उसको इन इतलात को रद्द करने की कोशिश की गई और जिस तरीके से जवाब दिया गया कि वो ऐसी कोई बात नहीं, और फिर उसके बाद जो है ना एक दूसरे जज साहब ने भी कहा कि सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट की यूनिटी है। लेकिन जब काजी फाज ईसा साहब ने वो ख़त लिखा और वो ख़त सामने आया, उस ख़त पर मैंने वीडियो भी किया, आपने वीडियो देखी, उस ख़त में उन्होंने मान लिया कि जी बिल्कुल तकसीम है, ठीक है। अच्छा, फिर वो ये मैं आता हूँ मुलाकात पे, मैं वो उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ और मैं वो प्लाटों वाले इशू पे भी आता हूँ। तो अब वो ख़त जो है ना जो लिखा उनमें कहा, उनमें रेफरेंस दिया, उनमें हवाला दिया, एक 25 निकात पर मुश्तमिल वो ख़त था। तो एक नुक्ते में उन्होंने कहा कि जैसे जनाब लतीफ़ अफरीदी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने जब ये पूछा वहाँ कि जी इस तरह की तकसीम है,
तो उन्होंने निगेट किया, उसको इसकी तरदीद की। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने ख़त में लिख रहा कि इतना सादा तरीके से आप अवामी तासुर को रद्द नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि तकसीम तो है, उन्होंने ख़ुद मान लिया, ठीक है ना। अब ये जो मुलाकात हुई, अब बताया यही जा रहा है, मुख्तलिफ सोर्सेज बता रहे हैं ये मुलाकात उस तकसीम को रद्द करने के लिए, उस तकसीम को। लेकिन बात यह है कि क्या वो किस हद तक रद्द हुई है, किस हद तक ख़त्म हुई है तकसीम, किस हद तक वो नाराज़ियाँ ख़त्म हुई हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया। वो जो लार्जर बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच, उन्होंने जो फैसला 2 रुकनी बेंच का उड़ाना था वो उड़ा दिया। जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने, अब भी वो उनका यही स्टांस है लेटर लिख के कि इनका ये जो फैसला है ये भी गैर कानूनी और गैर आइनी है, और इनकी बेंच की जो तश्कील है ये भी गैर कानूनी और गैर आइनी है। ये उस ख़त में लिखा हुआ है। अब 2 घंटे की जो तवील मुलाकात है, इसमें बताया जा रहा है कि जनाब उसी चीज़ को, उस गल्फ़ को, उस एक खलीज को पाटने के लिए, उस खलीज को पुर करने के लिए, उसको गल्फ़ को जो है ना ब्रिज करने के लिए ये सारा कुछ ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में यही ज़ाहिर है, और ये मुलाकात जो है ना चीफ कायम मकाम चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अमेरिका के दौरे पे हैं, निजी दौरे पर, तो फिर अच्छा, चूँकि ये मुलाकात इस वजह से भी कि ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी अमेरिका के दौरे पे जाना था, और उन्होंने अपनी मिसेस के इलाज की गरज से जाना है, ठीक हो गया ना। वो जा रहे हैं इलाज की गरज से। उनकी मिसेस सरीना ईसा का कोई थायराइड ग्लैंड अपना है गले में, ठीक हो गया ना। तो वो उसको गदूद को मूव करवाने के लिए ये उनका ऑपरेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, ऑफिस की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज़ टाइप जारी किया गया है, और उसमें बताया गया है कि जनाब उनका जो है ना ऑपरेशन है, और उनकी के लिए खसूसी मतलब दुआ भी की गई है उमर बंदियाल साहब की तरफ से भी और बाकियों की तरफ से भी। उसमें एक ख़ास बात बताई गई है जनाब ये साथ कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और सरीना ईसा साहबा ये ख़ुद बियर करेंगे, ख़ुद बर्दाश्त करेंगे ये जो अखराजात आएंगे। तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि जनाब पहले जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब यहाँ पर, उनको और उनकी मिसेस को कोरोना हुआ और वो यहाँ पर एक निजी हस्पताल में आए, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपने सारे अखराजात खुद उठाए। हालांकि वो एंटाइटल्ड हैं, उन सरकारी हिसाब से उनको एंटाइटलमेंट है, उनका हक है, यहाँ पे कराएं या बाहर करवाएं, बाकी सारे लोग इसी तरीके से। तो यहाँ पर भी उन्होंने खुद ही अखराजात किए, बाहर भी वो खुद ही कर रहे हैं। बाहर जा रहे हैं तो वो अपना अखराजात खुद ही बर्दाश्त कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ंड से या सरकारी फ़ंड से उनका ना इलाज हो रहा है, ना ट्रैवल का ख़र्चा हो रहा है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बता दिया गया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी मिसेस, हमने देखा कि जब FBR में वो जाती थी तो उनकी टांग में भी तकलीफ़ थी, उसके बावजूद भी घंटों उनको वहाँ पर वेट करने के लिए बिठा दिया जाता था। ये कमाल है उस शख्सियत की अज़मत का कि मैं समझता हूँ कि अगर आप आज के दौर में आप किसी SHO की भी मिसेस को आप इस तरह से बिठाएं ना, तो वो भी आपको किसी न किसी मुकदमे में अंदर कर देगा। ये तो तीसरे नंबर की सीनियरिटी पे है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, और जिन्होंने आगे 2023 में इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक डिग्निटी है। तो वो उस चीज़ को आप देखते हैं कि वो तासुर किस हद तक ज़ायल हुआ है, वो किस हद तक सुलह हुई है, ये आइंदा आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या सूरत हाल है। और अब उसके बाद आते हैं तो, और ये वाकई सही बात है, अच्छी बात है कि भाई अगर कोई भी खुदा न खास्ता ऐसी तकसीम होगी तो मीडिया की तो लॉटरी निकलेगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो कोई भी हो, उनकी रेटिंग भी आएगी, उनके व्यूज़ भी आएंगे। लेकिन ओवरऑल मुल्क के लिए ये बात अच्छी नहीं है, ये नुकसानदेह है। और अगर मेरी बतौर सहाफ़ी या पाकिस्तान के एक आम शहरी के तौर पे कुछ ज़िम्मेदारी है इस तरह की बात करने पे, तो मैं कहता हूँ ये ज़िम्मेदारी खुद चीफ जस्टिस साहब पर, कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब पर और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर ये ज़िम्मेदारी, और बार पर भी, मुख्तलिफ बार्स पर भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या बाकी पाकिस्तान बार कौंसल हो या बाकी बार्स हों, उनकी ये ज़िम्मेदारी, बेंच और बार की ये ज़िम्मेदारी कहीं ज़्यादा हो जाती है। कोई आम आदमी तो उसकी तो जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ पे कुड़े कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदालत उज़्मा में इस तरह की तकसीम, लेकिन ये जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जनाब के इस तरीके से
खुद अपने खर्चे पे इलाज भी करवाया जा रहा है और वो इलाज भी नहीं कर रहे किसी सरकारी खर्चे पे, ना ही वो प्लाट ले रहे हैं, उनको भी ऑफर हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं दो दो ले रहे हैं लोग, प्लाट दो दो ले रहे हैं। अब मैं हैरान हूं कि जो खान साहब फरमाते हैं ना कि जी मैंने नीचे वाले तबके को ऊपर उठाना है, वो जो उन्होंने 50 लाख घर बनाने थे और 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उसका तो जनाजा ही निकल गया ना, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अब हालात ये हैं कि वो तो बन नहीं पाए। अब हालात ये हैं कि जो मुआविनीन खसूसी हैं, जी हाँ, मुआविनीन खसूसी को भी कुछ को मिले, 2-3 को अभी भी उनको प्लाट मिले। जो ब्यूरोक्रेसी 21-22 ग्रेड के लोग हैं उनको, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के जजेस सर्विंग और रिटायर्ड हैं, उनको मिले खैर से। और अब हालात ये हैं कि अब दो दो मिल रहे हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया ना, वो तो खुद प्लाटों के ही अगेंस्ट आया, जिस फैसले को वहां सुप्रीम कोर्ट में उड़ा दिया गया, खुद प्लाटों के अगेंस्ट आया। अब दोबारा एक फैसला आया, मोहसिन अख्तर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उन्होंने फैसला दिया। और जनाब वो कि आप दो दो कैसे ले सकते हैं, ये जजेस हों या ब्यूरोक्रेट्स हैं, दो दो कैसे ले सकते हैं? दो दो की तो कोई आइन कानून में कहीं पर किसी तरीके से रूल्स में कोई शिक ही नहीं है और ना इजाज़त है। अगर करना है आपने, उन्होंने कहा कि अगर आपने दो दो देने हैं तो फिर आप इस पर कोई लेजिस्लेशन करें, इसकी कोई कानून साजी। मैं कहता हूं उन्होंने वापस भेजा है हुकूमत को, केस काबीना को, और इस पे हो जाएगी लेजिस्लेशन। और आपको पता है कि हुकूमत अगर लेजिस्लेशन नहीं कर पाती तो वो चुप करके खैर से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी कर देती है। पहले भी उन्होंने सैकड़ों की तादाद में ऑर्डिनेंस ऐसे जारी किए हैं, दर्जनों ऑर्डिनेंस, और वो चल रहे हैं। और कुछ बहुत वो इसी तरीके से मुतनाज़िया हैं और शोर भी उन पे बपा है। अब भी यही कहा जा रहा है कि मीडिया के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में कदगने और उनका गला घोंटने के लिए वो भी हो सकता है कि जल्द ही एक ऑर्डिनेंस आ जाए। तो बहरहाल वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जनाब आप कैसे दो दो प्लाट्स ले सकते। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि वो लोग जो मुतासरीन जा रहे हैं कि जी हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके या गैर कानूनी तौर पर ये वो इस तरीके से, और अगर वहीं पे वो मुतासरीन जा रहे हों और अगर वही मुतासरीन वहाँ पे ये इल्तजा करें कि जी हमारी, और आगे वही जो प्लाट बनने हैं, ये जो प्लाटिंग होनी है, उस प्लाटिंग में उन जजेस का भी हिस्सा हो, वो उनको कैसे इंसाफ दे पाएंगे? ये बड़ी बात है ना। इस फैसले पे भी बात करेंगे बहुत तफसील के साथ। तो अभी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मतलब ये वो लोग, ये मेरा ख्याल है मुल्क के गरीब तरीन लोग हैं जो 21-22 ग्रेड के हैं, जो कि जजेस हैं, जो कि जजेस सर्विंग हैं, जो कि लाखों में मिलियंस में तनख्वाह ले रहे हैं, जो मुआविनीन खसूसी हैं, ये वो गरीब लोग हैं। यही तो तबका था जिसको खान साहब ने मेरा ख्याल है कहा था कि इनको मैं ऊपर उठाऊंगा। किसी गरीब को आज तक एक घर नहीं मिला और इनको दो दो मिल रहे हैं, माशाअल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।